वेलकम टू टारगेट विद इंडियन। नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं पार्ट 2 उत्तर प्रदेश एक संक्षिप्त अध्ययन या परिचय। यह संशोधित एवं अपडेटेड संस्करण है या अंक है, सो देखते हैं। महत्वपूर्ण रूप से जो टॉपिक यूपी स्पेशल के अंतर्गत है उसमें पार्ट 2 में कुछ और महत्वपूर्ण अंक को देखते हैं। पार्ट 1 में इससे पहले जो है कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों को अपडेटेड करते हुए वीडियो के फर्स्ट अंक में चर्चा की गई है। तो इसमें देखते हैं शिक्षा, साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं। इसमें पहला है बेसिक शिक्षा। इसमें इंपॉर्टेंट रूप से देखते हैं तो प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय गठन हुआ प्रयागराज 1972 में। इसके बाद राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन हुआ प्रयागराज में ही 1981 में। अब इसके बाद देखते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए इन प्रश्नों को या इन टॉपिक से, तो उसको देखते हैं यहाँ पर। इसमें है सर्व शिक्षा स्कूल चलो अभियान, सभी को शिक्षा सभी को ज्ञान। इसकी शुरुआत की गई थी 2001-2002 से। प्राथमिक स्कूलों में नामांकन वृद्धि हेतु अनुपूरक पोषाहार की मिड डे मील योजना शुरू की गई तो 1995 में। कई बार पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मिड डे मील योजना में सूखे खाद्यान्न के बजाय पका पकाया भोजन योजना शुरू किया गया 1 सितंबर 2004 से। शिक्षा के सार्वभौमिकरण व अध्यापक छात्र अनुपात बनाए रखने हेतु शिक्षा मित्र योजना, ये भी कई बार पूछा है। शिक्षा मित्र योजना कब शुरू की गई या मैच कराने के लिए देता है, तो यह 2000-2001 में इसकी शुरुआत की गई। केंद्र द्वारा पारित शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को राज्य में लागू किया गया जुलाई 2011 से। साक्षर भारत कार्यक्रम मिशन 70 जिलों में यानी उत्तर प्रदेश के 70 जिलों में शुरुआत की गई थी 1 अक्टूबर 2009 से। इसके बाद देखते हैं माध्यमिक शिक्षा में, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है शिक्षा के दृष्टिकोण से उसको देखते हैं या कंपटीशन के दृष्टिकोण से, आगामी प्रतियोगिताओं के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इसमें शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में बालिका शिक्षा हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू की गई थी 2004 से। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए मार्च 2009 से। और माध्यमिक शिक्षा हेतु प्रदेश का एकमात्र पत्राचार शिक्षा संस्थान प्रयागराज में है। यह 1980-81 से कार्यरत है। इसके बाद उस शिक्षा में देखें तो ये भी कई बार पूछा है। राज्य में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, वर्तमान में 6 हैं, जिसमें 4 सामान्य हैं, एक कृषि है यानी एक कृषि केंद्रीय विश्वविद्यालय है और एक विमानन केंद्रीय विश्वविद्यालय, यानी उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर वर्तमान में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। राज्य में डीम्ड विश्वविद्यालय देखें तो 1 है। राज्य में सामान्य शिक्षा हेतु कुल राजकीय विश्वविद्यालय देखें तो 19 है। राज्य में कुल निजी विश्वविद्यालय देखें तो 30 है। और राज्य में समान शिक्षा हेतु निर्माणाधीन राजकीय विश्वविद्यालय देखें तो 3 है, यानी जिसका निर्माण किया जा रहा है वह है सहारनपुर, अलीगढ़ व आजमगढ़ में। प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1887 में की गई थी, प्रदेश का उत्तर प्रदेश सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1987 में की गई। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय BHU, इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। प्रदेश में सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, अर्थात लखनऊ में सर्वाधिक विश्वविद्यालय हैं। प्रदेश सरकार का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में है, जिसकी स्थापना 1998 में की गई थी। प्रदेश सरकार का एकमात्र दिव्यांग विश्वविद्यालय लखनऊ 2009 से संचालित है। और प्रदेश में कुल दिव्यांग विश्वविद्यालय देखें तो 2 है, एक लखनऊ व चित्रकूट में। इसके बाद देखें तो राज्य विधान के तहत प्रदेश में संचालित निजी विश्वविद्यालय जो है 27 हैं। अब देखते हैं तकनीकी शिक्षा में इसमें क्या है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसमें तो ये है कृषि शिक्षा से देखते हैं। प्रदेश में कुल कृषि विश्वविद्यालय जो है वो 6 हैं, जिसमें 4 राजकीय हैं, एक जो राजकीय डीम्ड है, एक केंद्रीय है, यानी कुल 6 कृषि यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश में। स्वास्थ्य शिक्षा के संबंध में देखें तो प्रदेश में राजकीय मेडिकल यानी एलोपैथिक विश्वविद्यालय 2 हैं, एक लखनऊ एक शैफई में है। और इसके बाद देखें तो यह है इंपॉर्टेंट रूप से कि प्रदेश में राजकीय व निजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो हैं, यानी राजकीय जो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हैं वो 8 हैं, जबकि निजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो हैं 60 हैं उत्तर प्रदेश में। इसके बाद अगला जो है प्रदेश के सभी एलोपैथिक मेडिकल कॉलेजों को नियंत्रित करने हेतु निर्माणाधीन विश्वविद्यालय है अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में, इसकी स्थापना की जा रही है। और ये जो होगा उत्तर प्रदेश के सभी एलोपैथिक मेडिकल कॉलेजों को नियंत्रण इसके अधीन किया जाएगा। दूसरा भी इसी संबंधित महत्वपूर्ण है कि प्रदेश के सभी आयुष मेडिकल कॉलेजों को नियंत्रित करने हेतु निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज कहां पर बनाया जा रहा है, तो यह महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में इसकी स्थापना की जा रही है। अगला देखें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी इस टॉपिक से संबंधित परीक्षाएं पीटी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं या जाते रहे हैं, तो इसमें देखें पत्र पत्रिकाएं संबंधित है। तो प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी दैनिक पत्र 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते द्वारा निकाला गया था। वो अखबार है बनारस अखबार, यानी उत्तर प्रदेश से निकलने वाला जो पहला हिंदी दैनिक कौन है, बनारस अखबार है। कौन निकाला था, ये जो है गोविंद रघुनाथ दत्ते हैं जो 1845 में निकाले थे। इसके बाद उर्दू का पहला अखबार सरदल अखबार निकाला था आगरा से 1846 में। जस्ट हिंदी के बाद, हिंदी दैनिक पत्र के बाद जस्ट 1 साल बाद जो है सरदल अखबार निकाला गया जो आगरा से निकाला गया और 1886 में निकाला गया। इसके बाद 1846 निकाला गया, सॉरी। इसके बाद कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका 1867 के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदुस्तान 1885 नागरी नीरद अभ्युदय पत्र के संपादक थे पंडित मदन मोहन मालवीय। हिंदी साहित्य की सर्वगुण संपन्न और प्रसिद्ध स्वस्ति पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था सन 1900 में प्रयागराज से। ये भी कई बार पूछा है कि स्वस्ति पत्रिका का प्रकाशन कहां से किया गया, तो यह 1900 में प्रयागराज इलाहाबाद से किया गया। सन 1900 से 1903 तक स्वस्ति
का संपादन यानी स्वस्ति पत्रिका ज्योतिष का संपादन किया 5 विद्वानों की समिति ने। इसके बाद सन 1903 से 1920 तक स्वस्ति पत्रिका संपादक है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कानपुर से निकलने वाली प्रसिद्ध पत्रिका प्रताप 1910 के संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है। आज दैनिक समाचार पत्र सर्वप्रथम शुरू किया गया था वाराणसी से 1920 में। वर्तमान में सर्वाधिक प्रसार वाला दैनिक जागरण पेपर सर्वप्रथम शुरू हुआ था झांसी से 1942 में। उजाला हिंदी दैनिक सर्वप्रथम शुरू किया गया था आगरा से 1948 में। हिंदुस्तान दैनिक हिंदी समाचार पत्र शुरू हुआ था 1932 में। इसके बाद देखें तो बालवाणी द्वैमासिक व साहित्य भारती त्रैमासिक निकलती उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से। खबरनाम मासिक व एकेडमी त्रैमासिक निकालता उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान। इसके बाद इन सबों में और इंपॉर्टेंट रूप से देखें तो यह है कि गीता प्रेस गोरखपुर की सर्वाधिक प्रसार वाली धार्मिक पत्रिका है कल्याण, जो 1926 से प्रचारित हो रही है या निकाली जा रही है। और इसमें देखते हैं कुछ ऐतिहासिक रूप से तो इसको उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा की नींव अंग्रेजों द्वारा डाली गई जब 1858 में प्रयागराज में म्योर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की गई। इस कॉलेज को प्राथमिक से लेकर विद्यालय स्तर तक की शिक्षा के संचालन का अधिकार था। 1882 में स्थापित हंटर कमीशन ने स्थानीय भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा देने पर जोर दिया है। यानी इंपॉर्टेंट है कि हंटर कमीशन ने स्थानीय भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा देने पर जोर दिया है। इसी की सिफारिशों पर प्राथमिक शिक्षा को अलग कर दिया गया। 1917 में शैडर कमीशन की संस्तुतियों के आधार पर विश्वविद्यालय शिक्षा को माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा से अलग कर दिया गया। शैडर कमीशन ये भी शिक्षा से संबंधित है और इसमें जो है विश्वविद्यालय शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा से अलग किया गया शैडर कमीशन 1917 द्वारा। जबकि 1882 में जो स्थापित हंटर कमीशन था इसमें जो है प्राथमिक शिक्षा जो है स्थानीय भाषा में देने पर जोर दिया गया था। इसके बाद माध्यमिक स्तर की शिक्षा के 1921 में माध्यमिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ और डायरेक्टर उत्तर प्रदेश शासन का गठन हुआ, जिसको 1947 में डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन नाम दिया गया। 1972 में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग निदेशालय बना दिए गए। यानी जो अब चर्चा चली है कि इसको मिला करके एक निदेशालय बनाया जाए, वह पहले एक था 1972 में। इसको 3 भागों यानी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में अलग निदेशालय बनाए गए। प्राथमिक से माध्यमिक तक शैक्षणिक शोध सेवा, पूर्व सेवारत शिक्षकों को अकादमिक निर्देशन, प्रशिक्षण और प्रकाशन पर 1981 में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई। यहाँ संक्षेप में केंद्रीय विश्वविद्यालय जो 6 हैं उत्तर प्रदेश में, उस पर संक्षिप्त रूप से चर्चा कर लें। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना जो विश्वविद्यालय है, यानी प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय 1887 में जिसकी स्थापना की गई इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। लेकिन प्रदेश का सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय देखें तो वह BHU है। यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय जो 6 हैं वह सबसे पुराना देखा जाए केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसको बनाया गया था प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश में, वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी है। इसके बाद दूसरे स्थान पर जो केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाया गया था अलीगढ़। इसको 1975 से केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया और इसकी स्थापना 1921 में की गई थी, जबकि BHU की स्थापना 1916 में की गई थी। तीसरा जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थापित किया गया, इसे 1996 से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी। इसके बाद प्रयागराज विश्वविद्यालय जो कि प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1887 में की गई थी, इसको 2005 से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। इसके बाद देखें तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी है, जिसको 2014 में जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय की दर्जा दिया गया। 2014 में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी को। इसके बाद 6वां जो इसमें है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय रायबरेली में, इसको 2017 में केंद्रीय विश्वविद्यालय की दर्जा दिया गया। आगे इसमें देखते हैं उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना एवं जलवायु। इसमें देखते हैं तो उत्तर प्रदेश का आकार क्या है, वो लंबवत है। ग्लोब की स्थिति पर देखते हैं तो उत्तर प्रदेश की जो उत्तरी अक्षांश में स्थिति है वह 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश में तथा 77 डिग्री 05 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर की मध्य स्थिति। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की भी स्थिति जो उत्तरी अक्षांश में है और पूर्वी देशांतर में है, तो भारत में ही अपना उत्तर प्रदेश है। तो इस हिसाब से देखें तो दोनों में जो अंतर है, यानी उत्तरी अक्षांश में अंतर देखें, दोनों जो विस्तार इसका है तो लगभग 7 डिग्री का अंतर है और पूर्वी देशांतर में जो विस्तार है वो भी देखें तो लगभग 7 डिग्री का अंतर है। जबकि भारत की स्थिति में हमने देखा था कि उसमें जो है पूर्वी यानी उत्तरी अक्षांश में जो विस्तार है उसमें जो अंतर 29 डिग्री का है और जो पूर्वी देशांतर में अंतर है उसमें भी लगभग 29 डिग्री का ही अंतर है। क्योंकि भारत का जो उत्तरी अक्षांश में विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है और पूर्वी देशांतर में विस्तार जो 68 डिग्री 7 मिनट से 92 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट तक है। इन दोनों में ही 29 डिग्री का अंतर है। यहाँ पर हमने देखा प्रत्येक में जो है 7 डिग्री का अंतर है, याद किया जा सकता है इस आधार पर। इसके बाद देखें पूर्व से पश्चिम की लंबाई, यानी उत्तर प्रदेश की लंबाई देखें पूर्व से पश्चिम क्या है, तो इसकी लंबाई है 650 किलोमीटर। इसको जो है मैप के माध्यम से समझते हैं तो इसमें जो है अभी हमने बताया कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई, यदि इस पर हम इंडिकेट कर लें डायरेक्शन को, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, यानी उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है। तो यहाँ पर पूर्व से पश्चिम की लंबाई, यानी ये जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है वह आपका 650 किलोमीटर है और जबकि दक्षिण से उत्तर की लंबाई, ये वाली लंबाई जो है वो 240 किलोमीटर है। और देखें इसमें प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देखें तो वह आपका है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है और यह जो क्षेत्रफल है वह भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। जबकि हम जानते हैं कि जो भारत का क्षेत्रफल है, इस पर चर्चा वीडियो के अंक 1 में कर चुके हैं, लेकिन यहाँ देखें तो भारत का जो क्षेत्रफल है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है।
और ये जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, और ये जो है भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़े देश में देखें तो पहली पोजीशन पर रसिया है यानी रूस है, दूसरे पर कनाडा है, तीसरे पर चाइना है, चौथे पर यूएसए यानी अमेरिका है, और पांचवें पर ब्राजील है, छठवें पर ऑस्ट्रेलिया है, और सातवें पर अपना भारत देश है, और आठवां देखें तो अर्जेंटीना है। तो इस हिसाब से देखें तो भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखें यानी पूर्व की दृष्टि से देखें, एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। लेकिन वर्तमान दृष्टिकोण से देखें या 2023 के मध्य तक, जैसा कि यूएनओ द्वारा जारी किया गया आंकड़ा अनुसार देखें तो भारत की जो आबादी है वर्तमान में वह चाइना से 30 लाख ज्यादा हो गई है। अर्थात भारत जो है विश्व का या दुनिया का सबसे बड़ा देश हो गया आबादी के हिसाब से 2023 मध्य तक या 2023 के अंत तक, ऐसा कहा जा रहा है। फिलहाल एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो इसमें जो है भारत की आबादी जो है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, और क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से यहाँ देखें तो उत्तर प्रदेश जो है भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, यानी उत्तर प्रदेश जो है भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इससे बड़े यानी उत्तर प्रदेश से बड़े जो है राज्य देखें तो पहले स्थान पर जो आता है आपका वह राजस्थान है, दूसरे स्थान पर जो आता है मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र है, और चौथे स्थान पर जो है अपना उत्तर प्रदेश है। और जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश को देखें तो यह भारत के जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, कुल मिलाकर 36 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैं। इसमें कार्यरत कुल मिलाकर 30 मुख्यमंत्री हैं, यानी जिसमें 28 राज्यों में मुख्यमंत्री और 2 जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी वहां मुख्यमंत्री की व्यवस्था, विधानसभा की व्यवस्था है, कुल 30 मुख्यमंत्री। तो इसमें जो 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे आबादी वाला राज्य देखें तो वो अपना उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की आबादी सर्वाधिक है। और इसमें देखें तो उत्तर प्रदेश का सबसे जो उत्तरी जिला है वो सहारनपुर है। ये जो भारत के अन्य तीन राज्यों को स्पर्श करता है, जिसमें से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा है। हरियाणा का जो एकमात्र जिला सिरमौर, सहारनपुर या उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है। इसके बाद देखें तो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला जो है वो सोनभद्र है, और यह जो है भारत के अन्य 4 राज्यों का स्पर्श करता है। इस पर कई बार एग्जाम पूछा गया है कौन कौन राज्यों का स्पर्श करता है, तो उसमें बिहार है, झारखंड है, इसके बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है। और देखें जो सबसे पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का वो बलिया है, और सबसे पश्चिमी जिला देखें तो वो शामली है। इसके बाद देखें तो एरिया में सबसे बड़ा जो जिला है, क्रमशः 5 जिलों को देख लेते हैं। यहाँ पर जो क्षेत्रफल में सबसे बड़े 5 जिले जो हैं उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर लखीमपुर खीरी है, दूसरे स्थान पर जो आपका है सोनभद्र है जो सबसे दक्षिणी जिला भी हमने देखा, तीसरे स्थान पर जो है हरदोई है, यानी हरदोई जो है ये तीसरा सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का, और चौथे स्थान पर जो है सीतापुर है। सीतापुर भी बगल में ही है, यानी खीरी, हरदोई और सीतापुर जो एक आपस में मतलब पड़ोसी के तौर पर हैं, एक दूसरे का स्पर्श कर रहे हैं। केवल जो दूसरे स्थान पर सोनभद्र है वो केवल देखा जाए तो दक्षिण रूप में है। इसके बाद जो है 5वां सबसे बड़ा जिला देखें तो आपका जो है प्रयागराज, इलाहाबाद है। इसके बाद सबसे कम क्षेत्रफल वाले 5 जिलों को देखें तो जो नवीन जिला बनाया गया था, जिस पर चर्चा वीडियो के पार्ट 1 में हम कर चुके हैं, तो उसमें सबसे छोटा जिला जो है जो गाजियाबाद से निकाल कर बनाया गया था हापुड़ है, जिसकी स्थापना 2011 में की गई थी। इसके बाद दूसरा सबसे छोटा जिला खुद गाजियाबाद ही है। इसके बाद तीसरा सबसे छोटा जिला देखें तो वह भदोही है, यहाँ भदोही आपका रहा, ये भदोही यहाँ पर है। इसके बाद देखें तो चौथा सबसे छोटा जिला जो है शामली है। अभी शामली को हमने देखा, यह सबसे पश्चिमी जिला जो शामली है यह क्षेत्रफल के रूप में चौथा सबसे छोटा जिला है। और इसके बाद जो है गौतम बुद्ध नगर है, ये आपका गाजियाबाद के बाद यहाँ पर जो है गौतम जो पड़ोसी है वो गौतम बुद्ध नगर। यानी सबसे छोटे जिलों में देखें तो पश्चिम के ही ज़्यादातर हैं, और बड़े जिले भी देखें तो ज़्यादातर पश्चिम उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है भारत के 8 अन्य राज्यों को स्पर्श करता है और एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को स्पर्श करता है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो भारत जो है कुल मिलाकर 9 राज्य और यूनियन टेरिटरी को स्पर्श करता है। राज्यों को पूछेगा तो 8 और कुल पूछेगा यानी केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को दोनों मिलाकर कितने को स्पर्श करता है, तो 9 राज्यों को स्पर्श करता है। और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा अर्थात नेपाल को भी स्पर्श करता है अपना उत्तर प्रदेश। तो नेपाल से सटे 7 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, यानी यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो है उत्तरी हिस्सा जो है उत्तर प्रदेश का वो नेपाल सटा है, और इससे संबंधित जो है 7 जिले हैं। तो पहला जिला देखें तो पहला महाराजगंज है, दूसरा सिद्धार्थनगर है, तीसरा बलरामपुर है, चौथा श्रावस्ती है, 5वां बहराइच है, 6वां लखीमपुर खीरी है, और 7वां पीलीभीत है। तो यानी उत्तर प्रदेश की जो सीमा नेपाल के साथ है उसकी लंबाई देखा जाए तो वह लंबाई जो है 579 किलोमीटर जो है सीमा बनाता है नेपाल उत्तर प्रदेश के साथ, 579 किलोमीटर। और हमने देखा कि जो है प्रदेश से सटे भारत के अन्य राज्य जो 8 थे तो उसमें क्रमशः नाम यदि काउंट कर लें तो एक मध्य प्रदेश है, दूसरा जो आपका है छत्तीसगढ़ है, तीसरा झारखंड, चौथा बिहार है, 5वां राजस्थान है, 6वां हरियाणा है, और 7वां हिमाचल प्रदेश, 8वां उत्तराखंड है, और यूनियन टेरिटरी के रूप में देखें तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है। तो ये जो है भारत से सटे हुए राज्य हैं। राज्यों में देखें तो सर्वाधिक जो 8 राज्य हमने काउंट किया उसमें देखें तो सर्वाधिक जो सटे हुए राज्य हैं मध्य प्रदेश से 11 जिले सटे हुए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर बिहार और उत्तराखंड हैं, इससे सटे हुए जिलों की संख्या कुल 7 है। और दिल्ली से सटे हुए देखें तो मात्र 2 जिले हैं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर हैं, जबकि दिल्ली एनसीआर में जो उत्तर प्रदेश के शामिल जो जिले हैं वो 8 जिले शामिल हैं। और हरियाणा उत्तर प्रदेश के बीच जो सीमा निर्धारक नदी है, हरियाणा उत्तर प्रदेश के बीच सीमा निर्धारक जो नदी है वो यमुना नदी है। और राजस्थान से सटे 2 जिले जो उत्तर प्रदेश से सटे हैं, यानी राजस्थान से मात्र 2 ही जिले सटे हैं उत्तर प्रदेश के, वो आगरा और मथुरा हैं। इस आप देखें तो उत्तर प्रदेश लगे सर्वाधिक जो सीमा राज्यों में है वो मध्य प्रदेश की है, जो उत्तर प्रदेश के 11 जिलों को स्पर्श करता है। और सबसे कम देखें जो सीमा है उत्तर प्रदेश की वो हिमाचल प्रदेश का है, जो कि सहारनपुर को स्पर्श करता है।
यानी जो सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है उसको जो हिमाचल प्रदेश स्पर्श करता है, उसकी सबसे कम सीमा है उत्तर प्रदेश में स्पर्श करने वाले 8 राज्यों वो केंद्र शासित प्रदेश यानी जोड़ लें तो 9 में। 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला ललितपुर है, यानी ललितपुर को जो है मध्य प्रदेश 3 तरफ से घिरा हुआ है। जबकि इस दृष्टिकोण से भारत में देखें तो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ जो उत्तर प्रदेश का राज्य है वो त्रिपुरा है। जो लिखित रूप में देखते हैं तो ये सारी चीज़ों को हमने चर्चा कर लिया है यहाँ पर कि जो किन राज्यों से कितने सटे हुए हैं, यानी उत्तर प्रदेश से सटे हुए जो राज्य हैं वो किन किन जिलों से जिले हैं, उनकी संख्या क्या है, क्रमशः इन सबों पर चर्चा जो है अभी हम कर चुके हैं। तो यहाँ देखा जा सकता है उसी चीज़ को जो है हमने जो है मैप के माध्यम से बताया। तो ये सारी चीज़ें लिखित रूप में है। इसमें देखते हैं तो उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन देखते हैं तो उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड का एक भाग है। प्राकृतिक विभाजन देखें तो गंगा का मैदान, भाभा तराई और दक्षिण का पर्वत पठार 3 भागों में इसको बांटा गया है। उत्तर प्रदेश को राज्य के सबसे उत्तरी भाग में एक पतली पट्टी के रूप में स्थित है भाभा क्षेत्र, कंकड़ पत्थर और मोटे बालू से युक्त भूमि होती है भाभा क्षेत्र में। इसके बाद देखें तो भाभा क्षेत्र से सटे दक्षिण में एक चौड़ी पट्टी के रूप में पूर्व से पश्चिम तक फैला तराई वाला क्षेत्र, समतल नम और दंदली भूमि होती है तराई क्षेत्र की मुख्य फसलें हैं धान गन्ना। तराई क्षेत्र के उत्तर व बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र के दक्षिण स्थित है मैदानी क्षेत्र, यमुना के पूर्व व गंडक के पश्चिम में स्थित है मैदानी क्षेत्र। गंगा यमुना घाघरा शारदा रामगंगा ताप्ती व गंडक द्वारा लाई गई काप कीचड़ व बालू से निर्मित है मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र के नवीन काप निरपेक्षों कहा जाता है खादर या कछार। मैदानी क्षेत्र के पुराने काप निरपेक्षों कहा जाता है बांगर। मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई जो है 80 से 300 मीटर तक है। कुछ मुख्य रूप से देखते हैं जब तो यहाँ देखते हैं प्रदेश में सर्वाधिक विहड़ों का निर्माण हुआ है चंबल व यमुना के तट पर, और खादर क्षेत्रों में नदियों द्वारा आवरण क्षय होने से बनते हैं बीहड़। इस पर भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। मैदानी क्षेत्र की मुख्य फसलें देखें तो गेहूं धान आलू हैं। विशाल मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में झांसी ललितपुर में, यानी विशाल मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में झांसी ललितपुर से सोनभद्र तक फैला है। यह है पठारी पहाड़िया बुंदेलखंड क्षेत्र। पठारी पहाड़ी क्षेत्र की औसत ऊंचाई 300 मीटर, लेकिन मिर्जापुर सोनभद्र में कुछ पहाड़ियां हैं लगभग 600 मीटर। बुंदेलखंड क्षेत्र में कुछ भाग बघेलखंड का सम्मिलित है सोनभद्र में। प्रदेश के कितने जिलों में पठारी पहाड़िया बुंदेलखंड क्षेत्र का विस्तार है? 11 जिलों में। बिंडम टांटा कुशेरा और खड़ंजा जलप्रपात फाल है मिर्जापुर में। बुंदेलखंड या पठारी क्षेत्रों की उत्तरी सीमा बहती है गंगा यमुना नदी द्वारा। बुंदेलखंड या पठारी क्षेत्रों की पश्चिमी सीमा बहती है बेतवा नदी में। बुंदेलखंड या पठारी क्षेत्र का ढाल है उत्तर की ओर। बुंदेलखंड या पठारी क्षेत्र के मुख्य फसलें देखें तो दलहन तिलहन है। आगे इसमें देखें तो ये है प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में नम भूमि या वेटलैंड क्षेत्र का प्रतिशत, यानी उत्तर प्रदेश में कितने वेटलैंड हैं प्रतिशत के रूप में तो 5.15% है। प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि वेटलैंड क्षेत्र वाला जिला है सोनभद्र, जिसमें 5.08% जो वेटलैंड है। प्रदेश के सबसे कम नम भूमि वाले जिले देखें तो बागपत हाथरस है 0.18% है। यूनेस्को के वेटलैंड रामसर साइट में उत्तर प्रदेश के सम्मिलित हैं कुल, यानी जो स्थल हैं वो 10 स्थल शामिल हैं उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश के। इसको पुनः देखते हैं तो यूनेस्को के वेटलैंड रामसर साइट में उत्तर प्रदेश के सम्मिलित कुल जो स्थल हैं वो 10 स्थल हैं। दिसंबर 2021 तक ये दिया गया आंकड़ा है। तो जबकि यह अपडेटेड किया जाए 2023 के लिए भी तो ये 10 स्थल ही शामिल हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश में। और 10 स्थल के साथ जो रामसर साइट में उत्तर प्रदेश के 10 स्थल साइट हैं, यह भारत का दूसरा सर्वाधिक स्थल वाला राज्य है। यानी पहला राज्य देखें जिसमें सबसे ज़्यादा रामसर स्थल शामिल है वह तमिलनाडु है। उसमें जो तमिलनाडु के 14 स्थल जो है रामसर स्थल के रूप में शामिल किए हैं, जबकि अपने उत्तर प्रदेश के कुल 10 स्थलों को जो है रामसर साइट में स्थित किया गया और यह दूसरे स्थान पर है। और इसमें देखें तो जो रामसर है ये ईरान में स्थित एक स्थान का नाम है, जहां पर यानी भारत ने रामसर संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए थे। और इसके बारे में कुछ और रोचक जानकारी देखें रामसर स्थल के बारे में तो भारत में जो वर्तमान में जो है कुल 75 रामसर स्थल शामिल किए गए हैं। यानी भारत से जो है 75 रामसर स्थल जो है अब तक जो है शामिल किए गए हैं इसमें। तो इसमें देखें तो भारत का पहला रामसर स्थल उड़ीसा में स्थित चिल्का झील है। चिल्का झील के साथ ही केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य को भी रामसर स्थल घोषित किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य जो है वो राजस्थान में स्थित है, और जबकि चिल्का झील को हमने देखा कि ये उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद देखें तो भारत में अब तक कुल 75 स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश स्थित रेणुका आर्द्र भूमि क्षेत्र भारत का सबसे छोटा 0.2 वर्ग किलोमीटर स्थल है। यानी भारत का सबसे छोटा जो है वो रामसर स्थल देखें आर्द्र भूमि देखें तो वह जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित रेणुका आर्द्र भूमि है, जिसका क्षेत्रफल जो है 0.2 वर्ग किलोमीटर है। और 2022 में पहले यानी जो रामसर स्थल घोषित किए गए उसको देखते हैं तो 2022 में पहले 2 यानी घोषित किए गए 2 जो है रामसर स्थल फरवरी में, फिर जुलाई में 5 रामसर घोषित किए गए भारत के साइटों को, और इसके बाद अगस्त में 10 जो है रामसर स्थल घोषित किए, और इसके बाद फिर 11 स्थलों को जो है अगस्त में ही रामसर सूची में शामिल किया गया। तो कुल मिलाकर जो भारत में वर्तमान में है कुल 75 जो है रामसर स्थल हैं। और 2022 में देखें तो 2022 में 28 रामसर स्थलों को जो है भारत के 28 रामसर स्थलों को जो है भारत के 28 वेटलैंड को जो है रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया 2022 में। इसका मतलब ये हुआ कि 2022 से पूर्व देखें तो 47 ही थे, और 2022 में 28 कर दिए गए, कुल मिलाकर जोड़ दें तो 75 हो जाते हैं। और इसमें देखें तो वर्तमान में पूरे विश्व में 2465 रामसर स्थल हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। दुनिया की पहली रामसर साइट ऑस्ट्रेलिया में स्थित
कोबोर्ग प्रायद्वीप 1974 में बनी थी। और भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल के बारे में देख लें कि तमिलनाडु में 14 है, पहले स्थान पर है, और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश जिसमें 10 जो है रामसर स्थल हैं। और भारत का सबसे बड़ा जो है रामसर स्थल देखें या आर्द्रभूमि देखें तो सुंदरबन है जो वेस्ट बंगाल में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में देखें सबसे बड़ा जो रामसर स्थल है, 10 जो स्थल शामिल, तो उसमें जो सबसे बड़ा है अपर गंगा का जो स्थल है, और सबसे छोटा उत्तर प्रदेश में देखें रामसर स्थल तो सुर सरोवर है, जिसको जो आगरा में स्थित है सुर सरोवर। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जो रामसर स्थल हमने देखा सुर सरोवर है, यह इसको कीठन झील के नाम से भी जाना जाता है और यह आगरा में स्थित है। और यह सूरदास जी के नाम पर इसका नामकरण जो सुर सरोवर नाम रखा गया था, और जब इसको शामिल किया गया तब उत्तर प्रदेश की 8वीं आर्द्रभूमि थी सुर सरोवर या रामसर स्थल था। और 2022 में देखें तो जो उत्तर प्रदेश से जो आर्द्रभूमि स्थल जो था जो रामसर साइट में शामिल किया गया वह है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। जो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है या बखीरा पक्षी विहार जो यह संत कबीर नगर में है। इसमें देखें तो बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार जो है इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। यह संत कबीर नगर में है और इसका क्षेत्रफल 28.94 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ऐसा ही हुआ कि बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को 2022 में उत्तर प्रदेश के रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया था। आगे इसमें देखते हैं तो आगे इसमें है जलवायु। उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी है। फिर भी धरातलीय विषमताओं और समुद्र तल से विभिन्न स्थानों की भिन्न ऊंचाइयां होने के कारण यहाँ की जलवायु में विषमता मिलती है। यानी जलवायु भी पूछता है तो उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंधीय के साथ साथ मानसूनी प्रकार की जलवायु उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। प्रदेश में वर्ष भर में घटित होती हैं 3 ऋतुएं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। प्रदेश में मार्च से जून तक जो होती है ग्रीष्म ऋतु होती है। प्रदेश का सबसे गर्म जो महीना होता है वो जून का होता है। शीत ऋतु में प्रदेश में उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग तक तथा पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की ओर बढ़ने पर तापमान क्रमशः बढ़ता है। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक औसत तापमान जो होता है वह आगरा सहित बुंदेलखंड क्षेत्र का जो होता है सर्वाधिक औसत तापमान होता है गर्मी के दिनों में ग्रीष्म ऋतु में। अगला टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं मिट्टी, कृषि एवं पशुपालन। ये कई बार जो पूछा है उस पर रेखांकित करते हैं इसमें। तो प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र जो है वो 20 है, इस पर भी कई बार पूछा है। तो प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र जो है इकोलॉजिकल जोन देखें, एग्रीकल्चर इकोलॉजिकल जोन जो 20 है। और प्रदेश में कुल कृषि जलवायु यदि पूछता है, इंपॉर्टेंट है, कृषि पारिस्थितिकी पूछेगा तो 20 होगा और कृषि जलवायु पूछेगा तो वह 9 होगा। प्रदेश में कुल मृदा समूह देखें तो 8 है। कुल कार्यशील जनसंख्या में से कृषि क्षेत्र में जो कार्यरत हैं 2011 के हिसाब से देखें तो वह है 59.3%। राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल देखें तो यह है 24,170 हेक्टेयर। और इसमें देखें तो कुल क्षेत्रफल में वन जो क्षेत्रफल है 2019-20 के आंकड़े के हिसाब से देखें तो यह आपका 1771 हेक्टेयर, ये जो है 0.7% है। ऊसर और खेती की अयोग्य भूमि देखें तो यह 438 हेक्टेयर है, ये 2.0% है। और इसी प्रकार से सारी जानकारी इसमें है। इसमें महत्वपूर्ण रूप से देखते हैं क्या है। आगे इसमें देखते हैं तो ये दिया है कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य की सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम, मध्यम और बृहद आकार के जोतों का औसत आकार क्रमशः यह आपका दिया हुआ है 0.38 हेक्टेयर, 1.39 हेक्टेयर, 2.71 हेक्टेयर और 5.51 हेक्टेयर वो दिया है 14.98 हेक्टेयर है। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में सभी वर्गों का औसत जो जोत आकार यह पूछा जा सकता है, पूछता है तो औसत जोत आकार जो 0.73 हेक्टेयर है। जो इसमें देखते हैं मृदा संरचना के बारे में तो प्लीस्टोनिस युग से आज तक नदियों के निर्भोचों से बना है गंगा यमुना मैदान बना है। यानी गंगा यमुना का मैदान किससे बना है पूछा जाता है तो प्लीस्टोनिस युग से बना है। गंगा यमुना के मैदान में मुख्यतः पाई जाती है नवीन व प्राचीन जलोढ़ मृदा, और नवीन व पुरानी जलोढ़ मृदा को कहा जाता है क्रमशः खादर व बांगर। मतलब ये हुआ कि नवीन जो जलोढ़ मृदा होगी उसको खादर कहा जाएगा, जबकि पुरानी जलोढ़ मृदा जो होगी उसे बांगर कहा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है। इसके बाद स्थानीय भाषा में नई जलोढ़, बलुआ, मटियार या मटियार दोमट कहा जाता है खादर मृदा को। स्थानीय भाषा में पुरानी जलोढ़, उपहार, दोमट आदि कहा जाता है भांगर मृदा को, यानी बांगर मृदा को। जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है काप, कीचड़ और बालू से। जलोढ़ मृदा में पोटासियम, चूना की अधिकता होती है लेकिन कमी होती है फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव तत्व की। इंपॉर्टेंट है। गंगा यमुना मैदान में कहीं कहीं लौड़ी व क्षारीय मृदाएं मिलती है जिन्हें सामान्य भाषा में कहा जाता है ऊसर या बंजर या कलकर या रेह इनको कहा जाता है। मैदानी क्षेत्र में कुछ मात्रा में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, वह मृदा पाई जाती है मथुरा, आगरा आदि जिलों में। थोड़ी सी चर्चा जो है सीमांत किसान और लघु किसान के बारे में कर लेते हैं। तो सीमांत किसान जो होते हैं ये भी कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है। तो सीमांत किसान ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर, इंपॉर्टेंट है कि 1 हेक्टेयर या 2.5 एकड़ जमीन है या इससे कम जमीन है तो वे किसान सीमांत किसान की कैटेगरी में आते हैं। यानी ऐसे किसान जिनकी जमीन जो 1 हेक्टेयर या 2.5 एकड़ से कम जमीन जिनके किसानों के पास होती है वह सीमांत किसान कहलाते हैं। जबकि लघु किसान देखें तो लघु किसान या छोटे किसान ऐसे किसान जिनके पास 1 एकड़ से ज्यादा, मतलब 2.5 एकड़ से तो ज्यादा हो परंतु 2 हेक्टेयर या इससे कम जमीन हो, 1 हेक्टेयर से ज्यादा हो परंतु 2 हेक्टेयर से कम हो, तो ऐसे किसान जो होते हैं वो लघु किसान की श्रेणी में या छोटे किसान की श्रेणी में आते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में एक और जानकारी देखें तो उत्तर प्रदेश में 2.33 करोड़ किसान हैं, जिसमें से 1.85 करोड़
किसान जो सीमांत हैं और लगभग 30 लाख जो है, लगभग 30 लाख लघु किसान है। इस हिसाब से सूबे में लघु और सीमांत किसानों की संख्या देखें तो लगभग 2.25 करोड़ 2.15 करोड़। सीमांत किसान वे होते हैं जिनकी अधिकतम जोत 1 हेक्टेयर या 2.5 एकड़ तक होती है। वहीं लघु श्रेणी किसान वे होते हैं जिनकी जोत 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक होती है। इसी प्रकार की जो किसानों की श्रेणी होती है, यानी 3 श्रेणियां इसमें। एक सीमांत किसान है जिसकी हमने देखा कि जिनकी जो है, यानी भारत में लघु किसान वह किसान माने जाते हैं जिनके पास कृषि योग्य भूमि 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम होती है, वे लघु कहलाते हैं। और जबकि जिनकी भूमि 1 हेक्टेयर से या 2.5 एकड़ से कम होती है वो सीमांत किसान कहे जाते हैं। और जबकि बृहद किसान देखें तो जिनके पास जो भूमि होती है वो 10 हेक्टेयर से ज़्यादा होती है वह बृहद किसान कहे जाते हैं। 3 तरह की कैटेगरियां हैं, एक सीमांत है, दूसरा लघु है और तीसरा जो है बृहद किसान है। भारत में देखें तो जो है 68% जो है वह सीमांत किसान है और जो है 10% जो है वह लघु किसान है। और जबकि जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि अर्थात बृहद किसान, उनकी संख्या जो है लगभग 5%, 4.98% है भारत में। आगे इसमें देखें तो प्रदेश में आलू निर्यातक जोन देखें तो आगरा है। प्रदेश में आलू का निर्यात किया जाता है ताज ब्रांड से। देश में सर्वाधिक कोल्ड स्टोर है उत्तर प्रदेश में। केंद्र सरकार द्वारा केले के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रस्तावित है बटहट गोरखपुर में। प्रदेश में सब्जी निर्यातक जोन के रूप में उभर रहा है वाराणसी। भारत के कुल मेथा ऑयल उत्पादन का 3/4 भाग उत्पादित होता है उत्तर प्रदेश में, यानी इंपॉर्टेंट ये है 3/4 भाग जो है मेथा उत्पादन जो है भारत का वो उत्तर प्रदेश अकेले करता है। प्रदेश में पान की खेती 24 जिलों में की जाती है, लेकिन पान के लिए विशेष प्रसिद्ध वाला जिला बांदा है। बरई, मानपुर, बांदा व पाली, ललितपुर प्रसिद्ध है पान के लिए। राज्य में सुरखा अमरूद प्रयागराज, दशहरी आम मलिहाबाद लखनऊ, काला नमक चावल गोरखपुर बस्ती देवी पाटन मंडल, बासमती चावल पश्चिमी यूपी, रटौल आम बागपत व देशावरी पान महोबा आदि 6 कृषि उत्पादों को प्राप्त है जीआई टैग। इसके बाद देखें अप्रैल 2023 की एक महत्वपूर्ण खबर के हिसाब से तो पहली बार काशी के 4 कृषि उत्पादों को एक साथ मिला जीआई टैग। इसमें जो है पहला बनारसी पान है, दूसरा लंगड़ा आम है, तीसरा रामनगरवा भंटा है और चौथा जो है आदम चीनी चावल आदि शामिल हैं। इसके बाद कतार में और भी शामिल हैं, जैसे कतार में शामिल हैं जिनको शामिल किया जाना है बनारसी ठंडई, लाल भरवा मिर्च, तिरंगी बर्फी, लाल पेड़ा, चिरई गांव का करौंदा। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र सहित पूर्वांचल किसानों को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार। और इसमें देखें तो अब तक काशी के 22 जीआई टैग सहित यूपी के 45 उत्पादकों को जीआई टैग मिल चुका है। इसमें देखें तो नाबार्ड व यूपी सरकार के सहयोग से प्रदेश के 11 उत्पादों को इस वर्ष यानी 2022 में जीआई टैग मिला है। जीआई टैग के बारे में देखें तो जीआई टैग भारत में भौगोलिक संकेतक का संक्षिप्त नाम है, यानी जीआई टैग का मतलब होता है भौगोलिक संकेतक। यह 15 सितंबर 2003 से लागू हुआ है। दार्जिलिंग चाय जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद था। इसमें देखते हैं उत्तर प्रदेश से जीआई टैग प्राप्त वस्तुओं का नाम क्रमशः देखते हैं तो इसमें पहला जो इलाहाबाद सुरखा अमरूद है, फिर लखनऊ चिकन क्राफ्ट, मलिहाबादी दशहरी आम, बनारसी ब्रोकेट और साड़ी, भदोही का हाथ से बना कालीन, आगरा दरी, फर्रुखाबाद प्रिंट, लखनऊ जरदोजी, बनारस ब्रोकेट और साड़ी, काला नमक चावल, फिरोजाबाद शीशा, कन्नौज का इत्र, कानपुर काठी, मुरादाबाद मेटल क्राफ्ट, सहारनपुर लकड़ी शिल्प, मेरठ कैंची, खुर्जा मिट्टी के बर्तन, बनारस गुलाबी मीनाकारी शिल्प, वाराणसी लकड़ी के लाख के बर्तन और खिलौने, मिर्जापुर हस्तनिर्मित दरी, निजामाबाद ब्लैक पॉटरी, बनारस मेटल रिपोसे क्राफ्ट, वाराणसी कांच के मोती, गाजीपुर वॉल हैंगिंग, वाराणसी सॉफ्ट लोन जाली के वर्क, चुनार बलुआ पत्थर और गोरखपुर टेरेकोटा इत्यादि को जो है जीआई टैग मिला हुआ है। आगे इसमें देखें तो देश व प्रदेश की प्रथम नियमित दुग्ध संघ की स्थापना की गई लखनऊ 1938 में, यानी जो 1938 में जो यह दुग्ध संघ की स्थापना की गई है देश की और प्रदेश दोनों की ही जो है प्रथम नियमित दुग्ध संघ की स्थापना है। राज्य में सर्वप्रथम 3 जिलों वाराणसी, मेरठ और बलिया में ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट शुरू किया गया 1973 में। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना की गई 1976 में। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना 1962 में। प्रदेश में दुग्ध नीति प्रस्तावित की गई 2018 से। प्रदेश में दुग्ध समितियां जो है 8615 हैं। और इसके बाद देखें तो प्रदेश में गोपालन को बढ़ावा देने हेतु 1999 स्थापित की गई उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना। भैंस या किसी भी नस्ल के गायों के सर्वाधिक दूध उत्पादकों हेतु गोकुल पुरस्कार दिया जाता है। देसी नस्ल के गायों में सर्वाधिक दूध उत्पादकों हेतु नंद बाबा पुरस्कार दिया जाता है। राज्य में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 387 ग्राम प्रतिदिन है 2019-20 के डाटा के हिसाब से। भारत में उपलब्धता 406 ग्राम प्रतिदिन है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो विश्व में सर्वाधिक दूध का उत्पादन करता है वो अपना भारत करता है, जबकि भारत में उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक दूध का उत्पादन करता है। जबकि प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो है उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो वो भारत से भी कम है और भारत में प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो विश्व में सबसे कम है, क्योंकि यहाँ की आबादी सर्वाधिक है। आगे इसमें देखें तो प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 से लागू हुआ 1 जुलाई 1952 से। प्रदेश में चकबंदी योजना चलाई जा रही है 1954 से। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम सीलिंग कानून 1960 से। एंटी भू माफिया टास्क फोर्स गठन किया गया 8 मई 2017 से। प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को तहसील संपूर्ण समाधान दिवस व्यवस्था की गई मई 2012 से। आईटीसी कंपनी द्वारा प्रदेश के 51 जिलों में स्थापित की गई है 2000 ई चौपालों की। प्रदेश में राज्य कृषि उत्पादन मंडली परिषद की स्थापना की गई 1973 में। देश भर में कुल 731 कृषि विज्ञान केंद्र, जबकि यूपी में 89 मार्च 2022 तक
वर्तमान प्रदेश में विनियमित मंडियां उप मंडियां 251 और 381 हैं। मंडी परिषद के तहत वर्तमान प्रदेश में क्रियाशील हैं 4 किसान बाजार। किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो जारी की गई थी, इंपॉर्टेंट यहाँ से है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1999 यानी किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है 1999 2000 से लागू है। किसान वही योजना जो की जानकारी है तो 1992 से लागू है, इंपॉर्टेंट है। किसान मित्र योजना कृषि संबंधी जानकारी तो 18 जून 2001 से चालू की गई। राष्ट्रीय कृषि और मौसम आधारित फसल बीमा योजना 14 फरवरी 2014 से। उत्तर प्रदेश यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति का विस्तार उप योजना जो किया गया 2010 से। सॉलिड लैंड रिलैक्सेशन परियोजना 32 जिलों में ऊसर सुधार प्लस 12 जिलों में बीहड़ सुधार 2009 से 2018 तक। आम आदमी बीमा योजना 18 से 59 वर्ष भूमि मुखिया 1 नवंबर 2008 से। 2014-15 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना चल रही है 45 जिलों में। फसलों उत्पादन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल देखें तो वह गेहूं है। आगे इसमें देखें तो मूंग, चीना व लोबिया है, जायद की फसल है। प्रदेश में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता है गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र में। इसके बाद अरहर, चना व अदरक की सर्वाधिक खेती होती है बुंदेलखंड क्षेत्र में। रुहेलखंड, गंगा यमुना दोआब में की जाती है थोड़ी मात्रा में कपास की खेती। अफीम की खेती की जाती है बाराबंकी व गाजीपुर में। मूंगफली उत्पादन का विशेष क्षेत्र है रुहेलखंड क्षेत्र। चावल उत्पादन के लिए विशेष क्षेत्र है तराई व पूर्वी उत्तर प्रदेश। प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है गन्ना उत्पादन के विशेष क्षेत्र है तराई व मेरठ के निकटवर्ती क्षेत्र। राज्य में गन्ना उत्पादक कुल जिले 44 हैं। राज्य में कुल गन्ना किसान 48 लाख हैं। राज्य में गन्ना उत्पादक कुल परिक्षेत्र हैं 09 यानी 9 है। राज्य में कुल सहकारी गन्ना विकास समितियां हैं 168। राज्य में कुल गन्ना विकास परिषद हैं 152। प्रदेश में कपास उत्पादन के विशेष क्षेत्र हैं गंगा यमुना दोआब और रुहेलखंड क्षेत्र। प्रदेश में सर्वाधिक कृषि श्रम उत्पादकता वाला क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। दशहरी आम का विशेष क्षेत्र मलिहाबाद लखनऊ है, जबकि लंगड़ा आम का है वाराणसी। सफेदा व चौसा आम का विशेष क्षेत्र सहारनपुर है, जबकि स्टॉल आम का है मेरठ बागपत। प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे प्रदेशों में बेचा जाता है नवाब ब्रांड नाम से। प्रदेश में आम निर्यातक जोन है लखनऊ और सहारनपुर। प्रदेश का सर्वाधिक आंवला उत्पादक जिला जो है प्रतापगढ़ है। निर्यातक प्रजाति के अमरूद उत्पादन का विशेष क्षेत्र है प्रयागराज कौशाम्बी। अमरूद के लिए प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज में, जबकि आम का ऐसा केंद्र जो है लखनऊ में है। प्रदेश में लीची उत्पादक जिले देखें तो सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर आदि हैं। प्रदेश में संतरा उत्पादक क्षेत्र देखें सहारनपुर क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र है। प्रदेश में चिरौंजी उत्पादक जिले देखें सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, ललितपुर, झांसी है। प्रदेश में आलू उत्पादन के विशेष क्षेत्र देखें तो आगरा, अलीगढ़, कानपुर, मेरठ व बरेली मंडल है। इसमें देखें तो नई उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति प्रख्यापित की गई जनवरी 2023 में। उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति प्रख्यापित की गई 2014 में। किसान पाठशाला योजना किसानों को शिक्षित व जागरूक बनाकर उनकी आय वृद्धि करने दिसंबर 2017 से। राज्य में जैविक खेती हेतु मॉडल ग्रुप में चयनित जिला जो है वो हमीरपुर है। राज्य में जैविक खेती हेतु क्लस्टर आधारित प्रोत्साहन दिया जा रहा है 49 जिलों में। जैविक उत्पादन गुणवत्ता जांच हेतु प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है मेरठ और वाराणसी में। वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुना करने हेतु कार्रवाई की जा रही है 18 सूत्रीय यानी 8 सूत्रीय रणनीति पर। कृषकों की आय दोगुनी करने की रणनीति के तहत कृषि उत्पादकता के आधार पर प्रदेश के जिलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। विकसित 19 जिले हैं, विकासशील 40 जिले हैं व कम विकसित 16 जिले हैं। कृषकों की आय दोगुना करने हेतु 10 नवंबर 2017 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित किया गया है किसान समृद्धि आयोग। बंजर, बीहड़, उपचार हेतु गौतम बुद्ध नगर को छोड़कर राज्य के 74 जिलों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना संचालित है 2022-23 से 2026-27 के लिए इंपॉर्टेंट है। किसानों की आय को दोगुनी करने हेतु राज्य में पहली बार 26 से 28 अक्टूबर 2018 तक आयोजित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कृषि कुंभ। अब देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी उत्तर प्रदेश में जो उत्पादकता है या उत्पादन है वो भारत के स्तर पर या अपने देश के स्तर पर क्या है प्रदेश का स्थान। तो देश स्तर पर कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का स्थान देखें तो कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान है, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है। कुल गेहूं उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर, दूसरे स्थान पर इसमें भी मध्य प्रदेश है। कुल गन्ना उत्पादन में देखें तो प्रथम स्थान पर, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। कुल चीनी उत्पादन में देखें तो द्वितीय स्थान पर है, पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुल एथेनॉल उत्पादन में देखें तो द्वितीय स्थान पर है, प्रथम स्थान पर इसमें भी महाराष्ट्र है। कुल दूध उत्पादन देखें तो प्रथम स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर राजस्थान है। कुल आलू उत्पादन देखें तो प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान पर पश्चिम बंगाल है। कुल आम उत्पादन देखें तो प्रथम स्थान पर, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। कुल आंवला उत्पादन देखें तो प्रथम स्थान पर, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। कुल तरबूज उत्पादन देखें तो प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान पर आंध्र प्रदेश है। कुल खरबूज उत्पादन देखें तो प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर भी इसमें आंध्र प्रदेश है। इसके बाद कुल पशुधन में यानी पशु जो जनगणना कराई गई थी उसके स्थान देखें तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान पर राजस्थान है। कुल भैंस महिषवंशी पशुधन में पशुगणना 2019 के हिसाब से प्रथम स्थान, दूसरे स्थान पर इसमें राजस्थान है। कुल गौवंशी पशुधन में पशुगणना 2019 देखें द्वितीय स्थान पर, पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है। और कुल चावल उत्पादन देखें द्वितीय स्थान पर है उत्तर प्रदेश, पहले स्थान पर जो है पश्चिम बंगाल है। अब देखते हैं नदी तंत्र, झीलें, सिंचाई एवं भूगर्भ जल। इसमें प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में देखें तो गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा है। गंगा, इनका अन्य नाम जो जाह्नवी, भागीरथी। यमुना, इनका अन्य नाम कालिंदी, सूर्यपुत्री। गंडक, इनका अन्य नाम शालिग्रामी, नारायणी। शारदा, इनका अन्य नाम काली, महाकाली। घाघरा, इनका अन्य नाम कर्णाली, सरयू, इनका अन्य नाम वाशिष्ठी, देवका, रामप्रिया। इसके बाद राप्ती, बूढ़ी राप्ती, रोहिणी, रामगंगा का अन्य नाम है रथवाहिनी। हिंडन, इसका अन्य नाम है हरनंदी। औरिज, कोसी, बाणगंगा आदि हिमालयी नदियां हैं। इसके बाद देखें गोमती, इसका अन्य नाम गोमल, वरुणा, सई, तमसा, पांडो, आमी, ईशान, कर्मनासा आदि मैदानी नदियां हैं। जबकि सोन, इसका अन्य नाम स्वर्ण। बेतवा, वेत्रवती, बेतवा का अन्य नाम वेत्रवती। केन, इसका अन्य नाम कर्णवती। टोन्स, इसका नाम टमस। चंबल, सिंध, सिंध का नाम काली सिंध। कान्हार, बेलन, रेहंद, चंद्रप्रभा, सजनम, बीरमा आदि पठारी नदियां हैं। सरकारी तौर पर प्रदेश को 8 नदी बेसिन में बांटा गया है। इसको देखें 8 नदी बेसिन क्या है उत्तर प्रदेश में तो गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, राप्ती, सोन बेसिन है। इसके बाद देखें तो गंगा ज्यादा प्रदूषित है कन्नौज से वाराणसी तक में। गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडी सेंटर की स्थापना की गई थी IIT कानपुर द्वारा। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्तर प्रदेश में लंबाई जो है 1450 किलोमीटर है।
यानी भारत की सबसे लंबी नदी भी गंगा जी हैं, जिनकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है भारत में। उसी तरह से उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी जो नदी गंगा जी है और इनकी लंबाई जो है 1450 किलोमीटर है। प्रदेश में गंगा नदी बहती है 27 जिलों से होकर के। राज्य में सर्वाधिक 133 किलोमीटर गंगा तट वाला जिला है बदायूं। राज्य में सर्वाधिक 133 किलोमीटर गंगा तट वाला जिला बदायूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद रामगंगा, यमुना, टोंस, वरुणा, अस्सी, गोमती, सरयू, घाघरा, गंडक, कोसी, कर्मनासा, बागमती आदि हैं गंगा की सहायक नदियां उत्तर प्रदेश में। केंद्र सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया 4 नवंबर 2008 को। टोंस, गिरी, आसन, हिंडन, सिंध, चंबल, बेतवा, केन, मंदाकिनी आदि हैं यमुना की सहायक नदियां। राज्य की अत्यधिक प्रदूषित नदियां देखें तो हिंडन, यमुना, आमी आदि हैं। प्रदेश में यमुना नदी बहती है 20 जिलों से होकर के। यमुना सर्वाधिक प्रदूषित है दिल्ली से आगरा तक। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना चलाई जाए लखनऊ से गोमती नदी पर। लंदन के टोंस की तरह गोमती नदी की चैनलाइजेशन व सौंदर्यीकरण किया जा रहा है लखनऊ में। इसके बाद वरुणा नदी का चैनलाइजेशन एवं तटीय विकास किया जा रहा है वाराणसी में। गोरखपुर की आमी, ललितपुर की ओडी, पीलीभीत की गोमती, अयोध्या की तमसा आदि नदियों को किया जा रहा है पुनर्जीवित। जैसा कि हम जानते हैं कि गंगा नदी जो है वह उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश प्रवेश करती है, जबकि जो यमुना नदी है उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। नदियों के तटवर्ती नगर देखें या नदियों के तटवर्ती नगर में देखें तो बिजनौर, हसनापुर यानी मेरठ, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़, अनूपसर बुलंदशहर में है, नरोरा बुलंदशहर में है, और बबराला, संबल, कछला घाट बदायूं में, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद में, बिल्लौर, कानपुर नगर, बिठूर, कानपुर नगर, बक्सर, उन्नाव, डलमऊ यानी बक्सर उन्नाव का बक्सर है जो उत्तर प्रदेश में, डलमऊ रायबरेली में, कालाकांका प्रतापगढ़ में, श्रृंगेश्वर प्रयागराज में, प्रयागराज, सिरसा ये भी प्रयागराज, मिर्जापुर, चुनार जो मिर्जापुर में, वाराणसी, सैदपुर गाजीपुर में है, गाजीपुर, शेरपुर जो बलिया में आदि नगर गंगा के तट पर है। उत्तर प्रदेश में स्थित जो है तटवर्ती नगर हैं गंगा के तट पर। बागपत, वृंदावन, मथुरा आगरा, पटेश्वर आगरा में, इटावा, कालपी जो जालौन में, हमीरपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज आदि जो है गंगा के तट पर हैं। आगे इसमें देखें तो मुरादाबाद और बरेली नगर हैं रामगंगा के तट पर। लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर आदि जो है गोमती के तट पर हैं। गोमती एकमात्र गंगा की सहायक नदी हैं जिनका जो उद्गम है वह जो आपका है मैदानी क्षेत्र से होता है गोमती का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अयोध्या नगर, अयोध्या धाम, गोला, बहलगंज, दोहरी घाट, बहज आदि हैं सरयू नदी पर। गोरखपुर नगर स्थित है राप्ती और रोहिणी नदी के संगम पर। मगहर नगर स्थित है आमी नदी के तट पर। वाराणसी नगर स्थित है वरुणा और अस्सी नदियों के मध्य तथा गंगा के बाएं तट पर। बांदा नगर स्थित है केन नदी के तट पर। हमीरपुर नगर स्थित है बेतवा यमुना नदी के संगम पर। इसमें देखते हैं प्रमुख बांध परियोजनाओं में सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर 1963 में निर्मित बहुउद्देशीय रिहंद बांध परियोजना गोविंद वल्लभ पंत सागर की ऊंचाई 91 मीटर है। इसके बाद ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 1975 में निर्मित संयुक्त राजघाट बहुउद्देशीय बांध परियोजना की ऊंचाई 43.80 मीटर है। ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के 1958 निर्मित संयुक्त माटा तीला बहुउद्देशीय बांध परियोजना कई बार एग्जाम पूछा गया है। राजघाट भी पूछा गया है, रेंद बांध भी पूछा गया है। तो इसमें जो इसकी ऊंचाई 35 मीटर। सोनभद्र जिले में कन्हार नदी पर स्थित कन्हार बांध की ऊंचाई 39.90 मीटर है। मिर्जापुर जिले में जिरगो नदी पर 1958 में बने जिरगो जलाशय बांध की ऊंचाई 30 मीटर है। बराज में सरयू बांध बनाया जा रहा है सरयू नदी पर। देख लेते हैं, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुल सिंचित क्षेत्रफल देखें तो यह है कुल सिंचित सकल सिंचित क्षेत्रफल यह दिया है। कुल सिंचित क्षेत्रफल आपका यह है। कुल सिंचित सिंचन क्षमता यह है, सिंचन क्षमता का उपयोग यह है। और इसके बाद यहाँ से जो पूछता है वो इंपॉर्टेंट देखें तो कुल शुद्ध सिंचाई में नलकूप सिंचाई जो है वो 73.4% यानी सर्वाधिक है। कुल शुद्ध सिंचाई में नहर की सिंचाई देखें दूसरे स्थान पर जो है 15.1% है। कुल शुद्ध सिंचाई में कुएं सिंचाई तीसरे स्थान पर 8.6% है। कुल शुद्ध सिंचाई में तालाब, झील व पोखर सिंचाई 0.6% है। अन्य साधनों से 2.6 है। नलकूप, कुआं, तालाब आदि आते हैं। नलकूप, कुआं, तालाब आदि आते हैं। लघु सिंचाई साधन में नहर, बांध आदि आते हैं। मध्यम और बृहद सिंचाई साधन है। और प्रदेश में लगभग 82.92 सिंचाई की जाती है निजी लघु सिंचाई साधनों से। तालाब, पोखर आदि सिंचाई के लिए प्रयुक्त प्राचीन तकनीकी है बेड़ी, ढैकची आदि। कुओं सिंचाई के लिए प्रयुक्त तकनीकी है रहट, वासर रहट, बलदेव बाल्टी, ढैकची, वर्षा, मायादास लिफ्ट आदि। राज्य कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान है तापी विद्युत का, देश में भी है। हरदुआगंज अलीगढ़ में, पारीक्षा झांसी में, अनपरा सोनभद्र, ओबरा सोनभद्र में है। राज्य विद्युत उत्पादन निगम की उत्पादन तापी विद्युत परियोजनाएं हैं। इसके बाद राज्य विद्युत उत्पादन निगम की पनकी कानपुर प्लांट की पुरानी यूनिट को बदलकर 660 मेगावाट का यूनिट निर्माणाधीन है। राज्य विद्युत उत्पादन निगम की उपरोक्त 4 परियोजनाओं में कुल 24 इकाइयां जिनकी कुल 7 अधिष्ठापित क्षमता है 6134 मेगावाट। राज्य की सबसे पुरानी तापी परियोजना जिसका 1968 में रूस के सहयोग से पुनरुद्धार हुआ था है हरदुआगंज तापी परियोजना 1942 में था। केंद्रीय कंपनी नेवेली लिग्नाइट उत्तर प्रदेश सरकार के 1980 मेगावाट की संयुक्त तापी परियोजना स्थापित की जा रही है घाटमपुर कानपुर में। देखें तो यह है रिहंद, ओबरा, माटातीला, शीतला, ऊपरी गंगा नहर, पूर्वी यमुना नहर व खारा आदि हैं राज्य सरकार की जल विद्युत परियोजनाएं। राज्य सरकार की सभी 7 जल विद्युत परियोजनाओं की अधिष्ठापित क्षमता है 501.60 मेगावाट। राज्य की सबसे बड़ी 300 मेगावाट रिहंद जल विद्युत परियोजना रिहंद नदी पर है। आगे देखें इसमें तो ये है आपका राज्य की दूसरी सबसे बड़ी ओबरा 99 मेगावाट जल विद्युत परियोजना, ये भी रिहंद नदी पर सोनभद्र में है। माटातीला जल विद्युत परियोजना 30.6 मेगावाट है, बेतवा नदी पर ललितपुर में है। खारा जल विद्युत परियोजना 72 मेगावाट की है, यमुना नहर सहारनपुर में। सीता जल विद्युत परियोजना स्थित है मोट झांसी में। सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित ऊपरी गंगा नहर पर। भागीरथी व भिलंगना संगम को उत्तराखंड के में स्थापित टिहरी जल विद्युत परियोजना है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व केंद्र की संयुक्त परियोजना यह है। इसमें देखें अपारंपरिक ऊर्जा, इसमें है प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान जिसका कि बाद में नाम उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा विकास अधिकरण यूपी नेडा कर दिया गया। गठन 1983 में हुआ। केंद्र के सहयोग से यूपी नेडा द्वारा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के शोध, विकास व
प्रशिक्षण हेतु केंद्र स्थापित किया गया चिन्हट लखनऊ में, घोसी, मऊ व कन्नौज में। सौर ऊर्जा नीति 2017 के तहत 2022 तक सौर ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य रखा गया है 10,700 मेगावाट। सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत अगले 5 वर्षों में सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है 22,000 मेगावाट। भारत सरकार के सोलर पार्क योजना के तहत प्रदेश के प्रयागराज, मिर्जापुर, जालौन और कानपुर देहात जिलों में विकसित किए जा रहे हैं सोलर पार्क। प्रदेश का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है रिहंद जलाशय सोनभद्र में। सिंगरौली, ऊंचाहार व दादरी में सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किए जा रहे हैं एनटीपीसी द्वारा। सौर ऊर्जा उत्पादित करने वाला राज्य का पहला कलेक्ट्रेट है लखनऊ कलेक्ट्रेट। सौर ऊर्जा से प्रकाशित राज्य का पहला बस स्टेशन है कैसरबाग लखनऊ। केंद्र के सहयोग से प्रदेश में आगरा, मुरादाबाद, प्रयागराज में विकसित किया जा रहा है सोलर सिटी के रूप में। अब देखते हैं खनिज, वन संपदा तथा अन्य वन्य जीव के बारे में देखते हैं। तो ये संक्षेप में इसको देखते हैं। 1974 में स्थापित राज्य खनिज विकास निगम को भंग कर दिया गया 2020 में। 1958 में घोषित प्रथम खनिज नीति में खनिज विकास को बढ़ावा दिया गया था। ऊर्जा यानी खनिज विकास को दिया गया था उद्योग दर्जा। खनन नीति 2017 में रॉयल्टी लक्ष्य को 1.85 से बढ़ाकर 3% कर दिया। भारत में कुल खनिज उत्पादन मूल्य में उत्तर प्रदेश का भाग है लगभग 5%। राज्य के कुल जीवीए में खनन क्षेत्र का योगदान है लगभग 7%। प्रयागराज, झांसी, सहारनपुर, मिर्जापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा, हमीरपुर आदि 12 जिलों को चिन्हित किया गया खनिज बहुल क्षेत्र के रूप में। यानी उत्तर प्रदेश के 12 जिले जो हैं खनिज बहुल क्षेत्र में चिन्हित किए गए हैं। राज्य में मिलने वाले प्रमुख खनिज देखें तो चूना पत्थर, सिलिका सैंड, बॉक्साइट, डायस्पोर, डोलोमाइट, जिप्सम, मैग्नेसाइट, ओकर, गेरू, फास्फोराइट, फाइलाइट, गंधक व कोयला आदि हैं। राज्य में मिलने वाले प्रमुख खनिज देखें तो सामान्य बालू, मोरंग, बजरी, इमारती पत्थर, संगमरमर, कंकड़, सोरा और लाइमस्टोन आदि हैं। राज्य के कुल खनिज उत्पादन मूल्य का लगभग आधा हिस्सा है कोयले का। चूना पत्थर पाया जाता है देखें तो गुरमा, कनाज, बाबूहारी, मिर्जापुर, कजराहट सोनभद्र में। कोयला पाया जाता है सिंगरौली सोनभद्र में। बॉक्साइट पाया जाता है राजगंवा, बांदा, चंदौली में। डोलोमाइट पाया जाता है मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा, चंदौली में। कांच बालू, सिलिका पाया जाता है प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, चंदौली, झांसी में। पोटाश लवण पाया जाता है प्रयागराज, चंदौली, बांदा, सोनभद्र, झांसी में। एल्डोलूसाइट पाया जाता है मिर्जापुर, सोनभद्र में। इस तरह से सारे पाए जाते हैं। और जो इंपॉर्टेंट प्रश्न देखें तो ललितपुर में जो पाया जाता है कई बार पूछा है, प्रयागराज और ललितपुर में ज्यादा पूछे गए हैं। तो तांबा पाया जाता है ललितपुर सोनराय क्षेत्र में। इसके बाद प्लेटियम पाया जाता है ललितपुर में, यूरेनियम पाया जाता है ललितपुर में। इसके बाद सोनभद्र में भी देखा जाए सोना पाया जाता है सोनभद्र तथा सोन, शारदा, रामगंगा नदियों पर। हीरा पाया जाता है बांदा और हमीरपुर में। इसके बाद जो इसमें पूछा जाता है ज्यादातर प्रयागराज से संबंधित, तो प्रयागराज संबंधित हमने देख लिया कि यह जो आपका है कांच बालू ज्यादा पूछा था, सिलिका लैंड प्रयागराज में, और पोटाश लवण भी प्रयागराज में पाया जाता है। तो ये सब सारी जानकारियां वैसे खनिज लवण या जो है इस संसाधन के रूप में जो है खनिज संसाधन के रूप में उत्तर प्रदेश जो है मतलब पूरी रूप से या पूर्ण रूप से कहा जाए तो विकसित नहीं है, बल्कि ये विकसित प्रदेश नहीं है खनिज संसाधन के रूप में। इसका मात्र 5% योगदान हमने देखा। और आज के जीबीवी में देखें इसका योगदान 1.7% है। तो यह खनिज की दृष्टि से एक जो है निर्धन राज्य है उत्तर प्रदेश। देखते हैं तो एंडलूसाइट के भंडार में देश में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। डायस्पोर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। चूने पत्थर के भंडार में देश में उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर। कांच बालू के उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। यानी कुछ देखा जाए तो प्रथम द्वितीय स्थान पर हैं। तो 13 जनवरी 2022 को जारी वन रिपोर्ट 17वीं थी। राज्य में वन आच्छादन देखें तो 6.15 है, या इसको देखें तो ये 14,817.89 वर्ग किलोमीटर है। राज्य में वृक्षाच्छादन जो है 3.08% या 7,421 वर्ग किलोमीटर। राज्य में वन वृक्षाच्छादन दोनों जोड़ दें 9.23% या 22,238.89 वर्ग किलोमीटर है। राज्य में झाड़ियां जो 0.23% है या 563.38 वर्ग किलोमीटर है। 16वीं-17वीं वन रिपोर्ट के बीच वनावरण में वृद्धि 12.24 वर्ग किलोमीटर की हुई है। 16वीं-17वीं वन रिपोर्ट के बीच वृक्षावरण में वृद्धि 79 वर्ग किलोमीटर की हुई है। ये जानकारी है तो इसमें महत्वपूर्ण रूप से देखते हैं। सर्वाधिक खुले वन क्षेत्र वाला जिला सोनभद्र है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला एक से पूछा जाता है तो ये सोनभद्र ही है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 4 जिले देखें उत्तर प्रदेश के तो ये आपके सोनभद्र है, खीरी है, मिर्जापुर है और पीलीभीत है। और सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिला देखें तो जो भदोही है। और सबसे कम वन क्षेत्र वाले 4 जिलों क्रम से देखा जाए तो भदोही सबसे कम है, फिर उसके बाद मऊ में, फिर मैनपुरी, फिर कबीरनगर में है। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला सोनभद्र है 35.2%। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले देखें तो सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट, पीलीभीत है। और सर्वाधिक सबसे कम प्रतिशत वाले वन वाला प्रतिशत जिला देखें तो भदोही है 0.37%। और सबसे कम वन प्रतिशत वाले 4 जिले देखें भदोही, मैनपुरी, देवरिया, बदायूं है। समांतर राज्य पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वन। राज्य का पहला वन ग्राम है बेलहल्थी ग्राम सोनभद्र का है। कहने का सही हुआ कि जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें तो सर्वाधिक वन जो सोनभद्र में है, और प्रतिशत की दृष्टि से भी देखें तो सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है वो सोनभद्र में है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम वन देखें तो भदोही में ही है, और प्रतिशत के हिसाब से भी देखें तो सबसे कम जो है भदोही में है। वन उत्पादन में कैथा बनाया जाता है खैर वृक्ष से, बीड़िया बनाई जाती है तेंदू पत्ते से, माचिस की तीली और डिब्बी बनाई जाती है सीमल, अर्जुन और गुरेल वृक्ष से। पत्तल व दोने बनाए जाते हैं साखू, पलाश और महुए के पत्ते से। कुर्सी में जो छड़ी बनाए जाते हैं बेंत पौधे से। बरहट व बहेड़ा औषधियाँ मिलती है बरहट व बहेड़ा पौधे से। चूड़ियाँ व खिलौने बनाए जाते हैं लाख से। तापीन, तेल व बिरोजा प्राप्त होते हैं चीड़ वृक्ष से। देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में निजी वन अधिनियम लागू हुआ 1948 से। सामाजिक बांध के शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ 1976 में। प्रदेश में सामाजिक बांध की योजना शुरू हुई 1979 से। राज्य में चलाए गए सामाजिक बांध की योजना में वह वृक्ष जो भूमि के लिए घातक पारिस्थितिकी आतंकवादी सिद्ध हुआ यूकलिप्टस। ये पिछले 2022 के एग्जाम पूछा जा चुका है। यूकलिप्टस वेरी इंपॉर्टेंट है कि यह जो है पारिस्थितिकी के रूप से घातक या आतंकवादी है, क्योंकि यह जो होता है जमीन के काफी नीचे तक जाता है और ज्यादा पानी की मात्रा सोख लेता है। तो वहाँ पर जहाँ पे यूकलिप्टस लाया जाता है वहाँ पानी कमी हो जाती है, जमीन के अंदर जलस्तर नीचे चला जाता है, और इसकी पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वहाँ की भूमि जो होती है वो बंजर हो जाती है। इसलिए इसको जो है पारिस्थितिकी आतंकवादी के रूप में कहा जाता है। परिवहन तंत्र इसमें राज्य में सड़कों की लंबाई देखें तो यह है आपका 2,69,936 किलोमीटर है। देश में कुल सड़क
संजाल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो स्थान दूसरा है, पहला स्थान महाराष्ट्र का है। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई देखें तो यह है आपका 11,736.8 किलोमीटर। और देश में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान जो है, देश में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है, पहला स्थान महाराष्ट्र का इसमें भी है। और इसके बाद देखें प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग देखें तो NH-34 है, जिसकी लंबाई 730.40 है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-34 है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित यानी उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को काटते हैं। झांसी में उत्तर प्रदेश में रोडवेज की पहली बस सेवा शुरू की गई थी मई 1947 में लखनऊ से बाराबंकी तक। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 में। राज्य का प्रथम एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा और नोएडा के बीच था। ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 6 लेन का यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर अगस्त 2012 से चालू है। यमुना एक्सप्रेसवे 4 जिलों को जोड़ता है, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा को। और इसमें इंपॉर्टेंट रूप से देखें तो चांदसराय लखनऊ से हैदरिया गाजीपुर तक 340.824 किलोमीटर लंबे 6 लेन के पूर्वांचल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस का लोकार्पण किया गया 16 नवंबर 2021 को। प्रदेश के 9 जिलों यानी लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर जिलों को जोड़ता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 3.2 किलोमीटर हवाई पट्टी बनाई गई है सुल्तानपुर में। गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बलिया तक बनाया जा रहा है बलिया लिंक एक्सप्रेसवे। इसमें देखें तो यह है राज्य के 12 जिलों को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे पर एयर ट्रिप बनेगा जलालाबाद शाहजहांपुर में, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा गंगा एक्सप्रेसवे। अभी जो सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, जिसकी लंबाई हमने देखा कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई है वह 340.824 किलोमीटर है। देखते हैं उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमशः ये दिखाए गए हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट उसको रेखांकित करते हैं। इसमें जो है सबसे लंबा जो NH-34 है, नजीबाबाद, बिजनौर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, कन्नौज, कानपुर, हमीरपुर, महोबा, इसकी लंबाई जो है उत्तर प्रदेश में 723.40 किलोमीटर है। इसको देखते हैं तो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 34 NH-34 जो उत्तराखंड से मध्य प्रदेश तक जाता है। यह राजमार्ग उत्तर प्रदेश में 723.40 किलोमीटर विस्तृत है। उत्तर प्रदेश होकर गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है राजमार्ग संख्या 552, जिसकी लंबाई उत्तर प्रदेश में मात्र 4 किलोमीटर है। ये रहा आपका जो है NH-552, ये चिरगांव झांसी से मध्य प्रदेश की ओर, ये उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई मात्र जो ये आपका 4 किलोमीटर है। और जबकि कुल लंबाई जो इसकी है 116 किलोमीटर है। और ये जो 116 है इसका पुराना नाम था, पुराना NH-16 था जो NH-55 हुआ है। और जो सबसे लंबा है NH-34 ये उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई हमने देखा 723.42 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है। देखते हैं तो रेल व मेट्रो में देखें तो प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी 1867 में चलाई गई प्रयागराज से कानपुर में। प्रदेश में कुल रेल नेटवर्क जो है 9,167 किलोमीटर, देश का लगभग 14% देश में पहले स्थान पर है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर प्लेटफॉर्म संख्या फर्स्ट और सेकंड ये जो आपका है 13,366.3 मीटर है, लेकिन अब यह दूसरा स्थान पर हो गया, पहला जो कर्नाटक में हो गया है। और इसमें देखें तो देश के कुल 18 रेलवे जोन्स में से 5 जोन्स यानी उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे तथा पूर्व मध्य रेलवे का विस्तार जो उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 2 रेल जोन्स पूर्वोत्तर रेलवे और मध्य रेलवे की मुख्यालय क्रमशः गोरखपुर और प्रयागराज में है। वायु परिवहन तो भारत के प्रथम बल्कि उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को शुरू की गई थी प्रयागराज से। प्रदेश में राज्य सरकार के स्वामित्व की कुल हवाई पट्टियां जो 16 हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पर देखते हैं तो यह आपका जो है खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है, बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में, हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है, सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में है, चकेरी हवाई अड्डा अहिरवा कानपुर में है, बक्सी तालाब हवाई अड्डा लखनऊ में है, महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा गोरखपुर में है और बरेली हवाई अड्डा बरेली में है। वर्तमान में प्रदेश में सिविल उड़ानों हेतु कार्यशील हवाई अड्डे 6 हैं, जिसमें गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा, कानपुर, हिंडन और बरेली हैं। वर्तमान प्रदेश में सिविल उड़ान हेतु कार्यशील कुल हवाई अड्डे 9 हैं, जिसमें 3 अंतर्राष्ट्रीय और 6 जो है घरेलू हवाई अड्डे हैं। इसमें देखें तो ये आपका जो है लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय सिविल हवाई अड्डा बाबतपुर वाराणसी में है और चौधरी चरण सिंह अमौसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है अमौसी लखनऊ में, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय सिविल हवाई अड्डा जो है कसिया कुशीनगर में है। यानी 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। प्रदेश में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे 2 हैं, एक जेवर, एक गौतम बुद्ध नगर और अयोध्या में है। देखते हैं तो प्रदेश के पारंपरिक उद्योग जो चीनी, सूती कपड़ा, सीमेंट और वनस्पति तेल है। प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग हथकरघा कुटीर उद्योग है। भारत में उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल जो है 1903 में बनी थी प्रतापपुर देवरिया में। प्रदेश में कुल 158 चीनी मिल कारका चीनी मिलें हैं 2021-22 के हिसाब से 120 हैं। देश में सर्वाधिक चीनी मिलें जो है महाराष्ट्र में हैं। गन्ना आधारित प्रमुख उत्पाद चीनी, गुड़, शक्कर, खंड, सीरा, शराब, केक व स्पैंटवास है। चीनी उद्योग है मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, बस्ती मंडल, लखीमपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, अयोध्या, कानपुर, वाराणसी आदि जिलों में। महत्वपूर्ण देखते हैं प्रौद्योगिकी विकास में पर्यावरण संरक्षण, इसके संदर्भ में देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण। तो ये जो आपका है उत्तर प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद का गठन 1975 में विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा यंग साइंटिस्ट थीम 2007-8 से केंद्र सरकार और राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा प्रदेश में बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया 1993 से। एंफ्लाइटिस रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेद संस्थान लखनऊ में, PGI लखनऊ में। राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद के तहत प्रदेश की कुल नक्षत्रशालाएं जो हैं 5 हैं, इसमें 3 अस्थायी 2 चल रही हैं। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला 224 सीट शनि ग्रह के आकार का सूरज कुंड पार्क लखनऊ में है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला जो है ये 400 सीट प्रदेश का सबसे बड़ा
रामगढ़ परियोजना गोरखपुर में है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला लेजर तकनीक प्रदेश में प्रथम। पूर्व नाम अम्बेडकर नक्षत्रशाला रामपुर 2012 कार्यक्रम प्रदेश में। मोबाइल नक्षत्रशालाएं 2 हैं। जवाहर नक्षत्रशाला आनंद भवन में ट्रस्ट के नियंत्रण में है, यह प्रयागराज में इलाहाबाद में। विज्ञान पार्क की स्थापना की गई गाजियाबाद में, यानी विज्ञान पार्क की स्थापना की गई गाजियाबाद में। सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र की स्थापना की गई लखनऊ 1982 में। विज्ञान के क्षेत्र में राज्य सरकार का सबसे बड़ा पुरस्कार हुए विज्ञान गौरव सम्मान है। नई जैव प्रौद्योगिकी नीति प्रख्यापित की 2014 में। लखनऊ को जैव प्रौद्योगिकी नगर घोषित किया गया 2002 में। जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की गई है बक्सी तालाब लखनऊ में। नील हरित शैवाल एवं जैव उर्वरक परियोजना 2006 संचालित जैव प्रौद्योगिकी पार्क में। अनुसूचित जनजातियों के बारे में तो 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में जनजातियां 0.6% है। प्रदेश में अनुसूचित जातियों से रहित जिले अयोध्या व जालौन है, यानी अयोध्या जालौन में अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती। 2011 के अनुसार सर्वाधिक व सबसे कम आबादी व प्रतिशत वाले जिले देखें, यानी 2011 के अनुसार सर्वाधिक व सबसे कम एसटी आबादी व प्रतिशत वाले जिले देखें तो सर्वाधिक जो आपके हैं वो सोनभद्र में है और सबसे कम जो है वो बागपत में है। इसके बाद देखें तो सर्वप्रथम राज्य की 5 जनजातियां अनुसूचित जनजाति श्रेणी से सूचीबद्ध की गई 1967 में। 1967 में सूचीबद्ध 5 जनजातियां नाम देखें तो थारू, बुक्सा, जौनसारी, भोटिया व राजी हैं। दूसरी बार राज्य की 10 जनजातियों अनुसूचित जनजाति श्रेणी में सूचीबद्ध की 2003 में। 2003 में सूचीबद्ध 10 जनजातियां अधोलिखित या नीचे दी गई हैं। इसमें गोंड है, गोंड में राजगौड़, पठारी, धुरिया, नायक, ओझा मिलते हैं, इनका ये जिले है। खैरवार मिलते हैं इन जिलों में। सहरिया, पहरिया, बैगा, पंखा, पिनका मिलते हैं अगरिया, पटारी, चोरो, भुइया, भुनिया। राज्य में जनसंख्या के घटते क्रम में जनजातियां देखें तो सर्वाधिक जो जनजातियां हैं उत्तर प्रदेश में गोंड है, फिर खरवार है, फिर थारू है। पूछता उसको देखते हैं। प्रमुख जनजातियों का सामाजिक सांस्कृतिक परिचय। अपने को किरातवंशी कहने वाले थारू निवास करते हैं महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर में। थारू समाज के लोग मानते हैं हिंदू धर्म को। थारू लोग की अर्थव्यवस्था है कृषि प्रधान। थारू लोगों का मुख्य खाद्यान्न चावल। बजहर है थारू लोगों का एक पारंपरिक त्यौहार। पहले थारू समाज में पाया जाता था मात्र सत्तात्मक परिवार। थारू लोगों में विवाह बिचौलियों के माध्यम से तय होता है और विवाह रस्म का संपादन कराया जाता है पुरोहितों द्वारा। थारू लोगों में दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं है, यानी थारू में जो है दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं है। इसके बाद जो है बड़वायक, बंटा, रावत, वृत्तियां, महतो व डहत आदि थारू लोगों के हैं गोत्र। बुक्सा या भुक्सा जनजाति के लोग निवास करते हैं बिजनौर, यानी बिजनौर और आगरा में पाए जाते हैं। बुक्सा लोगों का संबंध माना जाता है राजपूत, यानी पतवार राजपूत से। हिंदी भाषी बुक्सा हिंदू धर्म मानते हैं। हिंदी भाषी बुक्सा हिंदू धर्म मानते हैं। इनकी सबसे पूज्य देवी हैं चामुंडा देवी। बुक्सा में हिंदुओं के समान मिलता है वर्ण विभाजन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।